नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारी एल्डरली केयर सीरीज में। आज का जो इस सीरीज का विषय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पर कोई ना तो चर्चा करना चाहता है ना कोई उस पर बात करना चाहता है। जो लोग उससे इफेक्टिव हैं, इनफैक्ट हर परिवार उससे अफेक्टेड होता है, लेकिन फिर भी उस बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर उर्वशी। डॉक्टर उर्वशी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर उर्वशी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में है और उससे पहले वो आरएमएल में थी। डॉक्टर उर्वशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। थैंक यू मिस्टर विशाल और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इस ऐसे टॉपिक पे जिस पे बहुत कम बात की जाती है पर बहुत ज़्यादा बात करी जानी चाहिए। डॉक्टर उर्वशी, जैसा आपने बोला, मैं भी यही बात कहता हूँ अक्सर लोगों को, लेकिन मेनोपॉज एक ऐसा विषय है जिस पे कोई चर्चा ही नहीं करता। ये है क्या? देखिए, मीनोपॉज ये है कि जब एक महिला के अंडकोश या ओवरी में जो एग्स हैं वो धीरे धीरे उम्र के साथ कम होते जा रहे हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और प्राकृतिक रूप से ही मासिक आना बंद हो जाता है, जब वो 12 माह तक मतलब 12 मंथ्स तक वो मासिक माहवारी नहीं आई है, उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। और अगर ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है तो ये ऐसे हो रहा है, हमारे इंडिया में अप्रॉक्सीमेट एज जो है मीनोपॉज की अराउंड 46 ईयर्स है, बाहर थोड़ी ज़्यादा है, 50 से ऊपर। दूसरा होता है सर्जिकल मीनोपॉज। सर्जिकल मीनोपॉज अगर किसी ने सर्जरी कराई है और उनकी ओवरीज निकल गई हैं किसी भी कारण, चाहे वो कैंसर था या कोई और बीमारी थी, तो उसे हम सर्जिकल मीनोपॉज कहते हैं। तो जैसे ही वो निकलेंगी उसके बाद मीनोपॉज हो जाएगा। और अगर किसी महिला के अंदर कुछ परेशानी है तो उसे 40 वर्ष से पहले भी माहवारी बंद हो सकती है, जिसे हम प्री मैच्योर मीनोपॉज कहते हैं। उसका अलग तरीका होता है उसको डायग्नोज करने का, उसको ट्रीट करने का। अच्छा डॉक्टर उर्वशी, मीनोपॉज की जब ये स्टेज आती है तो उसका किसी भी महिला के शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? मीनोपॉज का बहुत ज़्यादा प्रभाव एक महिला के शरीर पे पड़ता है। कुछ लाभदायक है इन द सेंस कि माहवारी आनी बंद हो गई है तो अब खून की कमी नहीं होगी क्योंकि खून का कोई लॉस नहीं हो रहा है। गर्भ ठहरने की जो संभावना है वो बिल्कुल ही मिनिमम है, न्यूनतम हो गई है। परंतु जो हानिकारक प्रभाव है बहुत ज़्यादा होते हैं मीनोपॉज के एक महिला पर। ये सिर्फ मीनोपॉज पे नहीं होते हैं, ये बात समझने की है कि जो मीनोपॉजल ट्रांजिशन है, मतलब जो संक्रमण हो रहा है पिछले 5 से 10 वर्ष में, उसमें ही वो प्रभाव शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी महिलाएं या हमारा समाज इस चीज़ को समझता नहीं है। तो जो वो प्रभाव है वो 46 पे शुरू नहीं होंगे, वो उससे 5-6 वर्ष पहले ही शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले ये है कि जो हृदय की स्वास्थ्य है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। महिला और पुरुष के जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है वो शुरू में बहुत फ़र्क होता है। जो पुरुष हैं उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस का, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा है, महिला को कम है। ये इसलिए कम है क्योंकि बीच में खड़ा है ईस्ट्रोजन हार्मोन, और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन मीनोपॉज पे कम हो जाता है तो जो ढाल थी महिला के पास वो गिर गई है। तो अब वो हृदय स्वास्थ्य है वो उतना ही रिस्क उनके ऊपर है जितना कि पुरुष के ऊपर है। दूसरा, जो हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हैं, हमारी बोन्स, वो बहुत वीक हो जाएंगी क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन समाप्त हो गया है बॉडी में, वो इसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर बहुत सारे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, नींद कम आना, और एक जो बहुत सिम्टम बहुत परेशान करता है महिलाओं को वो है हॉट फ्लशेस या नाइट स्वेट्स, कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। दिन में आप ऑफिस में मीटिंग कर रहे हो, कोई कंडक्ट कर रहे हो इम्पॉर्टेंट सेमिनार, और सडनली आपको बहुत गर्मी लगेगी, बहुत पसीना आने लग जाएगा, या रात को सोते समय बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा, जिसे नाइट स्वेट्स कहते हैं। अब ये एक विशियस सर्कल बन जाता है क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती है महिला की, तो अगले दिन फिर वो चिड़चिड़ापन और इतना एक्टिव नहीं रहती हैं, उसके कारण वेट गेन हो जाता है। तो एक घेरा है जिसके अंदर वो एंटर कर जाते हैं और उसको तोड़ नहीं पाते हैं। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और इसे हमें समझने की ज़रूरत है कि इसे हमें टैकल करना है। अच्छा डॉक्टर उर्वशी, जैसा आपने बताया कि इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं जो मतलब ओवरऑल उसके माइंड से लेकर शरीर हर तरह की चीज़ों पे उसका असर आता है, तो क्या इनको कम करने के कोई तरीके हैं? किसी तरह से इनको कम किया जा सकता है इनमें से कुछ चीज़ों को? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। इनफैक्ट जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मीनोपॉज सोसाइटी है ऑल ओवर वर्ल्ड की, उसका 2025 का गोल ही ये है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, मतलब जीवन शैली में क्या चेंजेस कर सकते हैं कि ये सिम्टम कम हो। इसमें 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है, एक हमारा खान पान और एक व्यायाम, एक्सरसाइज। खान पान में ये है कि वो तो हम सब जानते हैं कि एक होल ग्रेन्स हों, जो अनाज है, अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब खाने से हॉट फ्लशेस और सिम्टम्स कम होंगे।
दूसरी चीज़ जो है कि जो हॉट फ्लशेस हैं उसको कम करने के लिए जो कैफीन वाली बेवरेजेस हैं, चाय कॉफ़ी, उसको थोड़ा कम करें। जो लोग स्मोक या अल्कोहल लेते हैं उसको कम करें। रात के समय बहुत स्पाइसी फूड वगैरह नहीं खाएं, तो इससे ये हॉट फ्लशेस और नाइट स्वेट्स कम होते हैं, क्योंकि हमें जो हमारी बॉडी है वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रही है, तो जो हम एक्स्ट्रा हॉट चीज़ें ले रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज में 2 तरीके की एक्सरसाइजेज हैं। एक एरोबिक एक्सरसाइजेज जिससे हमारी सारी महिलाएं बहुत अच्छे से समझती हैं कि हाँ, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो हैं, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, इन सब से हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट होती है, मतलब हमारे हृदय का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। जो चीज़ हम इग्नोर करते हैं और नहीं समझते हैं वो है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज मतलब हम कुछ वेट के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये ज़रूर हफ्ते में 2 बार करनी चाहिए। इनफैक्ट जो अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस है वो कहती हैं हफ्ते में 2 बार आप 20 से 30 मिनट भी ये कर लें। यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं, आप किसी ट्रेनर को लेके एक बार सीख लें, उससे आपकी बोन हेल्थ, आपकी हड्डियां और मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी का होता है, बिकॉज गिरने की संभावना, आपकी बोन्स में फ्रैक्चर होने की संभावना वो कम तब होगी जब आपकी हड्डियां स्ट्रांग होंगी, और आपकी एरोबिक एक्सरसाइज से हड्डियां स्ट्रांग नहीं होंगी। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो हैं वो हफ्ते में 2 बार ज़रूर, और जो दूसरी एरोबिक है वो टोटल 150 मिनट एक हफ्ते में अगर आप कर लें, जैसे भी आपको सूट करे, चाहे चल कर, जॉग करके, जो भी आप कर सकते हैं, साइकिलिंग करके, जो स्टेशनरी साइकिल है वो ज़रूर करें। कि दोनों चीज़ों से देखा गया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके हॉट फ्लशेस पे, आपकी नींद पे, आपके मूड पे, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है। ये एक साइड थेरेपी नहीं है, ये एक मेन थेरेपी है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर उर्वशी, मानसिक तनाव भी अक्सर जो होता है, क्या इसका भी मेनोपॉज से कोई कनेक्शन है, या ये भी उसका एक लक्षण है? बिल्कुल, आप भी बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मानसिक तनाव या स्ट्रेस ऐसे ही नहीं है कि हमने कह देना है कि स्ट्रेस हर चीज़ बढ़ा रही है, पर ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मानसिक तनाव से मेनोपॉज के सिम्टम, जो हॉट फ्लशेस है, नाइट स्वेट्स हैं, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब हम उसे कम कैसे कर सकते हैं? एक हम सब जानते हैं, योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो हम अपने नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक जो हमारी सोच है, उसको रीफ्रेम कर सकते हैं, वो एक बड़ा इफेक्टिव वे है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट हैं, कि अगर हम उनको लिखें, उनको नेगेटिव को लिखें और सोचें हमारे में क्या प्रॉब्लम है, उससे भी हम चीज़ों को बदल सकते हैं। एक चीज़ जिसके बारे में बिल्कुल महिला ध्यान नहीं देती है वो है अच्छी नींद। अगर 6 घंटे से कम नींद एक महिला मेनोपॉज ट्रांजिशन में, मेनोपॉज में कर रही है, उससे उसकी हृदय के स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दूसरी तरह से असर पड़ता है, नींद कम हुई है तो अगले दिन मन नहीं करेगा कोई भी व्यायाम करने का, उससे वजन बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन होगा, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो वो फिर से एक विशियस सर्कल ऐड हो जाता है। तो नींद अच्छी करने के लिए रात के टाइम बहुत हैवी खाना नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा पीने की चीज़ें नहीं लें, बहुत तला हुआ नहीं खाएं, दोपहर में सोना अवॉइड कर सकें करें, सो दैट रात को इकट्ठे 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम हो जाए। तीसरी चीज़, जैसे हम सब इग्नोर करते हैं, कि मेनोपॉज एक बीमारी नहीं है, एक अवस्था है जिसके बारे में सिर्फ फीमेल को नहीं, उसके पार्टनर को और परिवार को सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने मिलके इसमें से निकलना है इकट्ठे। उस सपोर्ट के बिना हम नहीं निकल सकते, पर उस सपोर्ट के साथ ये जर्नी बहुत ही आरामदायक है। एक प्रश्न और इसी से मैं लेना चाहूँगा कि क्या जब उस दौरान मूड स्विंग्स होते हैं और होते हैं, तो क्या ये परिवार के लोगों को ये समझना जरूरी है? क्योंकि अक्सर कई बार उस मूड स्विंग्स को लेके झगड़े भी आप मेरे ख्याल से हो जाते होंगे। बिल्कुल, ये इसीलिए कि पार्टनर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये फेज चल रहा है तो थोड़ा जल्दी गुस्सा आना, थोड़ा बहुत इरिटेशन नॉर्मल है, और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कुछ समय में चीज़ें, अगर हम नियमित समय पे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो वो मिलके करने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पर इस चीज़ को समझना, जैसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव बदल जाए इंसान का, अगर पार्टनर और फैमिली समझती है कि थोड़ा मुश्किल दौर चल रहा है अभी, पहले 2 साल मेनोपॉज में जैसे बहुत हॉट फ्लशेस होते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि थोड़ा मुश्किल दौर है, ये बीत जाएगा। तो अगर साथ में सपोर्ट देके चलेंगे तो बेहतर रहेगा, महिला के लिए भी और परिवार के लिए भी। ये महिला वो स्तंभ है जिस पे परिवार खड़ा है, तो इसलिए उनको भी साथ में उसको इस मुश्किल दौर में मदद करनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इतना इग्नोर्ड है कि ना तो महिलाएं इस बात के बारे में जानती हैं कि शायद उनको ये इस वजह से हो रहा है, वो भी शायद नहीं समझ पा। बिल्कुल, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी महिलाएं समझें और पुरुष भी समझे। ये बहुत कम बोला जाता है इसके बारे में, जैसे कितनी महिलाओं को तो ये पता ही नहीं होगा कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम डाइट और एक्सरसाइज से ठीक कर सकते, नहीं तो इसके लिए दवाएं
पॉसिबल हैं, अवेलेबल हैं, जो हम थोड़ी देर के लिए लें तो हमारा ये मुश्किल समय बीत सकता है। अगर हम सबसे पहली चीज़ जो होती है वो एडमिट करना कि एक प्रॉब्लम है। जब हम एडमिट करेंगे दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ही अगला स्टेप होगा कि हम उसका निजात करेंगे। अच्छा डॉक्टर उर्वशी, जो ये मेनोपॉज का जो समय चल रहा होता है उस दौरान में क्या अधिक मासिक आना एक मतलब लक्षण है उसका, या उस वजह से ऐसा होता है? ये बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है जो आपने एड्रेस किया है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं, इनफैक्ट एजुकेटेड महिलाएं, काफ़ी एजुकेटेड कॉलेजेस वहाँ पे भी जब मैं जाती हूँ बात करने, तो उन्हें भी ये लगता है कि मासिक ज़्यादा आना नॉर्मल है मीनोपॉज के पास। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मीनोपॉज में क्या होगा, मासिक आपका देर से आएगा, मतलब ज़्यादा महीने के अंतर पे आएगा और कम आएगा, ये नॉर्मल मीनोपॉज है। थोड़ा इरेगुलर हो सकता है, परंतु अगर मासिक ज़्यादा आ रहा है, 15-15 दिन के अंतर पे आ रहा है, तो ये कैंसर या प्री कैंसरस कंडीशन का लक्षण हो सकता है। इससे कहने का मेरा यह मतलब नहीं कि अगर किसी को 15 दिन में महीना आ रहा है उसको पक्का कैंसर ही है, पर ऐसे मरीजों में 1 से 4% को कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से पेशेंट जो एंडोमेट्रियल कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर के आते हैं, वो इसीलिए लेट डायग्नोज होते हैं। उनको लगता है ये तो मासिक के पहले तो ज़्यादा आना नॉर्मल था, ये तो सबको पता है, लेकिन वो एक साइन होता है कैंसर का, और उसको अगर हम जल्दी डायग्नोज कर लेंगे तो बहुत जल्दी ट्रीट हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, और पूरी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा मासिक आना मीनोपॉज के आसपास नॉर्मल नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कैंसर हो, बट इट जस्ट नीड्स इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, दैट्स इट। व्यूअर्स, डॉक्टर उर्वशी कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं। अच्छा डॉक्टर उर्वशी, जब आपने अब कैंसर का जिक्र किया, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कुछ मतलब जैसे आपने बताया एक तो ये संकेत हो गए, क्या इसके अलावा भी कुछ और संकेत हैं जिसको अगर वो सजग रहें मीनोपॉज के दौरान, और अगर लगता है तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएं? कुछ संकेत आप बताएंगे? बिल्कुल, ये कुछ संकेत मीनोपॉज के पास इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का जो इंसिडेंस है बढ़ जाता है। ये हर महिला को पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं मीनोपॉज के पास ही। पहला तो ये जो ज़्यादा मासिक आना 40 वर्ष के बाद, कभी भी ज़्यादा मासिक आना, 15-15 दिन में आना, कांटेक्ट के बाद, संबंध के बाद अगर कुछ भी खून का दाग लग रहा है, वो ये बच्चेदानी के मुंह, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसका संकेत है। और एक जो अंडेदानी का कैंसर है, ओवेरियन कैंसर, उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत लेट डायग्नोज होता है, तो उसके सिम्टम्स बहुत ही वेग और नॉन स्पेसिफिक हैं। तो उसमें यह है कि जैसे हम मैं अपने मरीजों को सिखाती हूँ, बीच एक एक्रोनिम है कि बी है ब्लोटिंग, कि बहुत पेट फूला हुआ लग रहा है। अर्ली सटाइटी, मतलब थोड़ा सा खा के ही लग रहा है कि पेट भर गया है। पेट में दर्द होना, और सी से ये कि कोई चेंज हो रही है आपकी बॉवल या ब्लैडर हैबिट में, जो आप टॉयलेट जाते हैं या यूरिनेशन है उसमें या तो दर्द हो रही है, या ज़्यादा जा रहे हैं या कम जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा थकावट, हाइट एंड फिटीग। तो ये बीच ये है कि ये सिम्टम अब कभी ना कभी तो हम में से सबको होते हैं। तो ये कहा जाता है अगर 1 माह में 12 दिन से ज़्यादा ये हो रहे हैं और कम से कम 4-5 महीने ऐसे रह रहे हैं, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े वेग सिम्टम है, ये हम में से सबको कभी कभी होते हैं। तो माह में 12 दिन से ज़्यादा अगर हो रहे हैं और 4-5 महीने से हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, और ये ओवेरियन कैंसर का साइन हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो समझें कि अगर जल्दी पेट भरने की वो लग रही, बार बार लग रही है, तो एक बार दिखा लें ज़रूर जाके। अच्छा डॉक्टर उर्वशी, ये तो हमने सब बात की, मीनोपॉज के लक्षण समझे, उसका क्या प्रभाव होता है, क्या चीज़ें उनमें ध्यान रखनी हो सकती हैं। क्या इन लक्षणों को दवाइयों के माध्यम से भी कम किया जा सकता है? क्या इसमें दवाइयाँ भी कुछ हेल्पफुल रहती हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले जो जीवन शैली की चेंजेस बताई हैं कि हमने खान पान और एक्सरसाइज कर ली, अगर उससे नहीं कुछ भी फ़र्क आ रहा है तो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिसे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, या नॉन हार्मोनल थेरेपी। 2 तरह की दवाइयाँ हैं। हम ये दवाइयाँ बहुत थोड़े समय के लिए देते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही देते हैं। अब कई लोग, क्योंकि आजकल गूगल डॉक्टर सब जगह सबके लिए अवेलेबल है, तो सब लोग पढ़ लेंगे और कहेंगे कि HRT या ये दवाई खाने से तो ज़्यादा हार्ट अटैक या डिजीज़ होगा। तो वो जो है तब है अगर 60 वर्ष की उम्र के बाद लोग दवाई लें, और जो इमीडिएट मीनोपॉज के बाद के 10 साल हैं उसमें अगर दवाई दी जाए उसमें रिस्क नहीं बढ़ता है। और वो एक डॉक्टर एक पूरी असेसमेंट हम करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने से पहले। एक बैटरी ऑफ टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, पेशेंट को असेस किया जाता है, और हमारा एक गोल्डन रूल है, जितनी मिनिमम दवाई मिनिमम देर के लिए देनी है, जितने में कि पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए। इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हॉट फ्लशेज और नाइट स्वेट से आपसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा है तो 6 महीने के लिए दवा लेने में कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी चीज़, इस टाइम पे कुछ टेस्ट्स कराने बहुत ज़रूरी हैं नॉर्मल महिला को। एक तो पैप स्मीयर है, जो कि हर 30 वर्ष के बाद हम हर महिला को कहते हैं 3-3 वर्ष में कराना है, जो सर्वाइकल कैंसर का है। लिपिड प्रोफाइल, जो कि आपके ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा मीनोपॉज के बाद तो उसकी मात्रा बताएगा। मैमोग्राफी, जो हमें ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट बताएगी। तो ये सब टेस्ट तो रूटीनली आपको कराने हैं, इस एज में तो ज़रूर कराने हैं। जो कि हमारे पास महिलाएं आती हैं, हम उनको ये चाहे बिल्कुल नॉर्मल हो, ये टेस्ट तो आपको करा के रखने ही हैं। बिकॉज समझदार वही है जो कुछ बीमारी होने से पहले कदम ले ले, या उसको हम शुरुआती चरण में ही पकड़ लें। डॉक्टर उर्वशी, आपसे बात करके और आपसे ने जो जानकारी दी सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है ये जो जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए भी लाभदायक रहेगी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में भी आप समय निकालिएगा, हम अलग अलग विषयों पे आपसे जानकारी लेंगे और अपने सुनने वालों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और व्यूअर्स, तो आपने सुना डॉक्टर उर्वशी ने जो ये मीनोपॉज का टॉपिक है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पर कभी भी डिस्कस नहीं होता, ना घर में, ना परिवार में, ना आपस में। इस चर्चा को आपसे निवेदन करूंगा कि आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जागरूक हो सकें और इस बात को समझ सकें कि इस चीज़ को, इस सिचुएशन को कैसे परिवार के साथ मिलकर हैंडल करना है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।